Good morning, good afternoon and good evening to all the CMA professionals. I don't know बच्चों आप ये वीडियो कब सुनोगे, इसलिए मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. वेलकम टू एकत्वम फॉर CMA. This channel is exclusively for all the CMA students, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटर लेवल पे हो एंड फाइनल लेवल पे. बट आज मैं पर्टिकुलरली अपने सिर्फ और सिर्फ CMA प्रोफेशनल के बच्चों से बात करूंगी. और मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ और मैं हूँ कौन. अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ CA स्नेहा बुधिया, ऑल इंडिया रैंकर इन CA फाइनल. ऑब्वियसली रैंक आपको पता ही है, नहीं पता तो स्क्रीन में मैंने बता दिया है. यस, एंड आप कहोगे मैम आज आप हमें कौन सा सब्जेक्ट और आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो. मैं जो सब्जेक्ट लेने वाली हूँ उसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अ ब्लेंड ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल, दोनों पढ़ना पड़ता है एंड बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही ऐसा रेस्ट्रिक्ट करके पढ़ेंगे कि यू नो मैम थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करके पढ़ेंगे, ट्रस्ट में बच्चों आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक प्रॉब्लम में डाल देते हैं. बिकॉज ये सब्जेक्ट आपका ग्रुप क्लियर करने में भी हेल्प करता है, ये सब्जेक्ट आपको मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करता है. बट ये सारी बातें मैं अपने प्रोफेशनल बच्चों को धीरे धीरे बताऊंगी. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, क्या वेटेज है और कहाँ से ये सब्जेक्ट मैम का हम आपका ले सकते हैं और हमें क्या डेमो मिलेंगे, क्या बहुत सारी बातें आज मुझे आप लोगों के साथ करनी है. बट मुझे एक बात आप सबसे पूछनी है बेटा, क्या आप में से किसी को पता है इसका नाम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों पड़ा? क्यों नहीं हमें सब्जेक्ट टू अकाउंट्स बोलते हैं? बचपन से तो यही सुना है कि एक कॉमर्स के बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसके सारे सब्जेक्ट में होता है, वो होता है अकाउंट्स, जो उसे पढ़ना ही चाहिए, उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए. और हम फाइनल वाले बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है ये सब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास, क्या हुआ सडनली ये सब्जेक्ट ऐसे रिपोर्टिंग में कैसे कन्वर्ट हो गया. बट बच्चों मैं आपको बताती हूँ, आपने फाउंडेशन लेवल पे जो अकाउंट्स पढ़ा, इंटर ग्रुप 1 में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, ग्रुप 2 में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा, वहाँ सब जगह अकाउंटिंग अकाउंट्स वर्ड बोला गया था. बट CMA फाइनल में आप एक प्रोफेशनल बच्चे हो और CMA इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग, उनको लगता है कि अब ये बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो गए अकाउंटिंग में. और ट्रस्ट मी आपको भी ये बात पता है कि अब आप बहुत एक्सपर्ट हो, आप गलतियां जर्नल एंट्री लेवल पे नहीं करते हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. आप किसी का भी अपने रिश्तेदारों का किसी से भी आप मिलते हो, आप तुरंत पूछ लेते हो भाई बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है आपके बिजनेस में, आपका ग्रॉस रेवेन्यू कितना है. ये सारी बातें आप इतने ज़्यादा फेमिलियर हो, किसी भी बिजनेस में, किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस में आप इमिडिएटली अपना इंटरप्रिटेशन कोट कर लेते हैं, आपको किसी के भी फाइनेंशियल समझ आने लगे हैं. बट बहुत बार क्या होता है, एक कंपनी को बहुत सारी चीज़ें अपने यूजर्स को बताना पड़ता है, चाहे वो उनके शेयर होल्डर्स हो, चाहे डिबेंचर होल्डर्स हो, चाहे उन्होंने किसी से लोन लेकर रखा हो, एनीबडी आउटसाइड द कंपनी को सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. और जब आप किसी कॉर्पोरेट में एज अ CMA जाते हो तो वो कॉर्पोरेट एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आप ये सारी रिपोर्टिंग में वेल वर्स्ड हो. रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ कंपनी का मार्जिन कितना है, रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस टू इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो गाइज अब आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि आपको अकाउंट्स आते हैं क्या, बिकॉज वो इंस्टीट्यूट को पता चल गया है कि अगर मेरा प्रोफेशनल में बच्चा है इसका मतलब वो अकाउंट्स में तो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, उसकी जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम ही नहीं है. अब हम उसको सिखाएंगे कि रिपोर्टिंग क्या क्या करनी चाहिए, एक बैलेंस शीट में, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलावा उन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आम जनता तक जानी चाहिए, हमें रिपोर्ट करनी चाहिए. एंड ये सारा एनालिसिस इंड AS की मदद से होता है, ये सारा एनालिसिस हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से होता है. बट इन सारी बातों को मेरा ये कहने का मतलब है बच्चों कि अब अकाउंटिंग पार्ट से आप हो गए हो फ्री. अब आपको जो सीखना है उसी अकाउंट्स के बेसिस पे रिपोर्टिंग सीखनी है. आप क्या क्या चीज़ निकाल के रिपोर्ट कर सकते हो, लाइक
अर्निंग पर शेयर या डेफर्ड टैक्स असेट बन रहा है क्या, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रहा है क्या, फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू करना है क्या, फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू क्यों नहीं कर रहे, फर्स्ट टाइम फिक्स एसेट्स को किस पे मेजर करना है, सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करना है। इसका मतलब एंट्री नहीं सिखाई जाएगी आपको, उनका सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग सिखाई जाएगी। एंड इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट का नाम रखा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, CFR, a blend of a beautiful subject wherein all the concepts, practicals, everything has been added very nicely। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है एंड इसको पढ़ना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये सब्जेक्ट आपके सामने लेके आऊँगी, मैं इसमें इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगी, आपको इतने सम्स की प्रैक्टिस कराऊंगी कि आपको सब्जेक्ट बहुत ईजी होगा। बट फिलहाल आपको ये बात मैंने बता दी कि इसका नाम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों पड़ा। अच्छा मैम, अच्छा बच्चे कह रहे हैं मैम क्या ये सब्जेक्ट हमारे सीनियर्स कह रहे थे जो पास आउट हो चुके कि ये बहुत डिफिकल्ट जाता है। नहीं बेटा, कुछ चीज़ों की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है एज अ प्रोफेशनल। अगर वो फॉलो करोगे तो ये सब्जेक्ट सबसे ईजी एंड स्कोरिंग होता है। कैसे करेंगे स्कोर, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगी। इसलिए जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, बिना दिमाग में रखे कि आपके सीनियर ने क्या बोला है, किसी और ने क्या बोला है, आपके फ्रेंड्स ने क्या बोला है, इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त बिना किसी ओपिनियन बिल्ड किए सिर्फ इस सब्जेक्ट को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। चलो अब इस सब्जेक्ट में देखते हैं एग्जैक्टली है क्या क्या, आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, और क्या ये सब्जेक्ट हम आराम से 2-3 महीने में कर लेंगे। क्या ये सब्जेक्ट आसानी से हो जाता है? यस, हो जाता है। देखेंगे बेटा, सी दिस इज योर पेपर 18। प्लीज अपने पेपर का नंबर तो याद रखा करो। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज योर पेपर 18। द नेम सेज CFR, हम इसको शॉर्ट में CFR बोलेंगे, बट फिलहाल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द कंप्लीट फुल नेम ऑफ योर सब्जेक्ट। इसमें आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से बहुत सारे चैप्टर्स डाले हैं। दे हैव ट्राइड टू पुट द मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। एंड अगर मेरे प्रोफेशनल बच्चे कॉर्पोरेट में जॉब के लिए जाएंगे तो अपना CMA प्रोफेशनल का एक भी बच्चा वहाँ पर ऐसा फील नहीं करेगा कि हमसे हो नहीं सकता, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एक CA है। बिल्कुल भी नहीं बेटा, आपके लिए वो सारे चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ने कवर किए जो आपको भी उनके बराबर लेवल पे लेके आता है। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मेक श्योर करूंगी कि क्वेश्चंस आपको मैं CMA लेवल का भी कराऊं, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी मैं अलग अलग मॉड्यूल से लूंगी, चाहे वो CA का हो या कहीं और का, ताकि मेरा CMA प्रोफेशनल का बच्चा कहीं पर भी कम नहीं पड़े। और ये प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखिएगा, मैं आपको कहीं पर भी कम पढ़ने नहीं दूंगी, बिकॉज मुझे पता है एक प्रोफेशनल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए टू मीट देम एंड टू मीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंटोर, एज अ टीचर टू यू, आई मेक श्योर कि मैं सारी चीज़ें आपको अप टू मार्क एंड उस लेवल तक पढ़ा दूँ ताकि आप किसी के भी सामने अपने आप को ऐसा हल्का महसूस नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ क्या क्या कवर करने वाले हैं गाइज, देखेंगे। सेक्शंस बहुत सारे हैं, सेक्शन A, B, C, D, E, F। ये इंस्टीट्यूट का अपना तरीका है, बट इट हैज़ अ बहुत ही ब्यूटिफुली बाइफर्केट किया, बहुत ही ब्यूटिफुली। पहले सेक्शन में ऑलमोस्ट दे हैव गिवन यू 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए। देखो 12 इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए, तो वी हैव 12 इंड AS। ट्रस्ट मी, ये इंड AS से इतने क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल भी। आपने इस इंड AS को भी बहुत अच्छे से कर लिया ना बच्चों, आपके लिए CFR अगर सिर्फ क्लियर करने का भी सोच रहे हो ना मार्जिन पे, तो भी आप कर लोगे। बट हम मार्जिन पे क्लियर करने का सोच ही नहीं रहे। हमारा टारगेट तो सीधा एग्जेम्पशन है, और वो भी कोई 60 एग्जैक्ट ला के नहीं, 80 का टारगेट करेंगे। हमारे होप्स आए हैं, हमारे ड्रीम्स आए हैं, हम कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हैं सब्जेक्ट में, एंड ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको दिलाऊंगी, बस भरोसा रखिए। चलो कमिंग बैक टू इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं यहाँ से ले लेती हूँ बेटा, ये थोड़ा डिटेल बाइफर्केटेड इंडेक्स है। देखेंगे बेटा, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस, कमिंग बैक, आपका सबसे पहला सेक्शन सिर्फ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है। अब आप कहोगे मैम थ्योरी है, नहीं बेटा, मैं आपको ये इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगी।
डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे कोरिलेट करूँगी उससे समझाऊंगी। कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एंड ये इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एंड इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, एमसीक्यू में भी आता है। इसको अगर आपने ध्यान से सुना, मैं फिर से कह रही हूँ, आपका मेजर प्रॉब्लम सब्जेक्ट क्लियर करने का, तो आप उससे एकदम एकदम सब्जेक्ट क्लियर करने का जो टेंशन है ना, उससे मैं आपको सेव कर लूँगी। बिकॉज ये पढ़ के आप अपना सब्जेक्ट तो क्लियर कर लेंगे। दोबारा मैं इस बात को बोल रही हूँ, ये करके आप अपना सब्जेक्ट आराम से क्लियर कर लेंगे। बट अब आपके दिमाग में और होगा, मैम अगर हम इसकी नंबरिंग देखें, इंस्टीट्यूट ने कुछ सीक्वेंस में नंबरिंग नहीं दिया। इसके लिए मेरा एक वीडियो डला है, मैं वापस डालूंगी, क्यों नंबरिंग इंड एएस की सीक्वेंस में नहीं है और इंड एएस का एएस में क्या फ़र्क है, उसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाल रखा है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला तो वो जस्ट 15 मिनट्स का वीडियो है, मैं वापस इस चैनल पे डालूंगी, जहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि इंड एएस और एएस में फ़र्क क्या है और ये इंड एएस के नंबर इतने हैफाजार्ड क्यों हैं। इसलिए आप लोगों के नोटिस में मैं ये ला देती हूँ कि ऐसा मत सोचना कि मैं सारे इंड एएस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी। इट विल बी एज पर आई फील कि कब मुझे कौन सा इंड एएस आपकी नॉलेज में देना है, ताकि बच्चे उसको ग्रैप्स कर पाएँ। तो मैं कोशिश करूँगी स्टार्टिंग में एक आधा ईजी लूँगी, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए कि एग्जैक्टली इंड एएस में पढ़ना कैसे होता है। एंड बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है जो तुमने अपने मन में डाल रखा है ना, कि मैम इंड एएस पढ़ना मतलब बस अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देना, ये क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह, चाहे वो सीए का बच्चा हो या सीएमए का प्रोफेशनल बच्चा, कोई भी हो, सबके पास सेम प्रोविजंस है इंड एएस के, सब कुछ सेम है, तरीका सेम है, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर, सब जगह वही है। आप इसे घबराते क्यों? एंड ये जब हम पढ़ेंगे इंड एएस, हम एक इजी या दो इजी, जब तक मैं आपको कंफर्टेबल करूं, फिर एक आधा डिफिकल्ट पढ़ लेंगे। तो गाइज ऐसा मत सोचना कि आपको इंड एएस सीक्वेंस में मिलेगा। मैं अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको ध्यान में रखते हुए मैं इंड एएस डालूंगी, ताकि आपको जो इंड एएस पढ़ाया जाए आप पहले उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, ताकि फिर सब्सिक्वेंट इंड एएस जब आपके पास आएंगे डिफिकल्ट वाले, तो यू नो हाउ टू स्टडी इंड एएस। इंड एएस करते वक्त हम मेक श्योर करेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, हम मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, हम कुछ होमवर्क्स भी करेंगे। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर नाइसली। एंड वन मोर थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगा बेटा इंड एएस में। अगर आप सिर्फ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिख के करते हैं बट इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप लिखते नहीं है ना, तो ये गलत है। मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगी, मैं हर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को, हर इम्पॉर्टेंट केस को, हर इम्पॉर्टेंट लाइन जो इंड एएस में लिखा हुआ है, मैं आपको कहूँगी मार्क करो। मैं उसको समराइज फ्लो चार्ट में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे क्लास के साथ, एंड दिस विल हेल्प यू एग्जाम से पहले फटाफट रिविजन करने के लिए। एंड इसलिए मेरे साथ इंड एएस को मेरे स्टाइल में, जो मैं आपको बताऊंगी, उसी स्टाइल में पढ़ना है। गाइस चलो, ये जब मेजर इंड एएस वाला पार्ट खत्म हो जाता है ना, ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लगेगा मैम मज़ा आ गया। मतलब जो चीज़ हमने दिमाग में अननेसेसरी की गलत सोच के बैठी थी इस सब्जेक्ट के लिए, वो आपने हमारे दिमाग से निकाल दिया। एंड अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो मैं इंड एएस के 3-4 डेमोज जानने वाली हूँ, प्लीज़ वो डेमोज भी देख लीजिएगा। ट्रस्ट मी, आपको बिलीव हो जाएगा कि क्या ये सब्जेक्ट का ये पर्टिकुलर टॉपिक इंड एएस इतनी आसानी से भी हो सकता है क्या। ठीक है, आपका इंड एएस होने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। एंड ट्रस्ट मी, हर बार हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन तो बनता है। एंड आपको ये चैप्टर छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, ये चैप्टर एकदम स्कोरिंग है। हर बार 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो इससे बनेगा ही बनेगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा भी दूंगी। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहाँ पर हम शेयर्स का वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, जहाँ पर बहुत सारी बातें होगी कि असेट्स का रीवैल्यूएशन करना है, लायबिलिटीज़ को माइनस करना है, कंपनी के नेट वर्थ पे डिस्कशन होगा, बहुत सारी बातें होगी। ये सारी बातें इतनी आसान है बच्चा कि आप बहुत ही आसानी से स्मूथ वे में ये चैप्टर निकाल लोगे। एंड ये उतना ही आसान है जितना आसान बचपन में आपके लिए फाउंडेशन लेवल पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हुआ करता था ना। यस मैम, बीआरएसओ में इतना अच्छा लगता था, वो सबसे इजी चैप्टर हुआ करता था। अगर मैं इंटर की बात करूँ तो आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट इजी लगता था। वैसे ही
फाइनल का अगर मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर की बात करूँ तो वो मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, हर बार इंस्टीट्यूट इसका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। गाइस देन देख एनबीएफसी पे एक प्रोविजन बनाने की नॉर्म्स है, इसका भी डिस्कशन है, इसका भी बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है एंड ये इतना आसान है, जस्ट प्रोविजन के कंडीशंस के नॉर्म्स आपको याद करने हैं, एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है और आपका प्रोविजन बन जाएगा। तो इट इज जो मैं बच्चों से कहती हूँ कि ये वाले चैप्टर का सम अगर आए ऑप्ट करना, कभी छोड़ना नहीं। तो गाइस अभी मैंने आपको सेक्शन ए के बारे में डिस्कस किया विच टेल्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेस, देन आई हैव डिस्कस अबाउट सेक्शन 2 विच टेल्स अबाउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब जो मेन सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन सी एंड डी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। सेक्शन सी में वी टॉक अबाउट बिजनेस कॉम्बिनेशन, देयर रीस्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली अगर मैं वन लाइन में बोलूँ अमेलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वो भी छोड़ो, एक वर्ड याद रखो अमेलगमेशन। इसका एक बड़ा सम आता ही आता है, 14 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, एंड ये करके ही जाना। और मैं इतना स्मूथ ये चैप्टर आपका निकाल दूंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट था क्या मैम। बस छोटी छोटी बातों को क्लास में कॉन्सेंट्रेट करने का, प्रैक्टिस करने का, इन सारी बातों को याद रखेंगे तो आपके लिए अमेलगमेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप देखेंगे इंड इज करेक्ट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, अमेलगमेशन, हाँ उसमें बाकी बहुत सब टॉपिक्स बोलते रहते हैं वो, बट ट्रस्ट मी अपन इसको अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी बातें हैं, बट ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, उसको लेके ऐसे बहुत घबराना नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ इट इज बेसिकली अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, अमेलगमेट हो रही है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, या इंटरनली वो अपने शेयर कैपिटल को चेंज कर रही है, जो भी बातें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे एंड इसका एक सम फॉर श्योर आएगा ही आएगा। एंड देन कम्स द सेक्शन डी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी के बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करना। एंड आई नो तुम सबको पता है कंसोलिडेशन नहीं मैम, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बिकॉज आपने पढ़ा नहीं, पहले ही अपने सीनियर्स की बातें सुन ली। और आपने पता है किस सीनियर की बात सुनी? जिनका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। और उनका ग्रुप क्यों नहीं क्लियर हुआ, उसका रीजन होल्डिंग कंपनी या अमेलगमेशन नहीं है बच्चा, उनका रीजन उनकी तरफ से 100% एफर्ट मिसिंग था। बट वो क्या कहते हैं, होल्डिंग बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता, अमेलगमेशन पता नहीं क्या है, हाँ फिर भी होल्डिंग से बेटर अमेलगमेशन है, उसमें कुछ तो कर लो। और आप लोग होल्डिंग करते वक्त भी मैम इतना बता दो कि स्टेप मार्किंग में इतने मार्क्स आ जाए। गाइस एक तो प्लीज अननेसेसरी कि अपने दिमाग में किसी भी चैप्टर को लेके नेगेटिव थॉट्स मत फिल करिए। जब भी कोई चैप्टर को पढ़े स्टडी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे, ये इजी चैप्टर है। एंड जब आपके साथ आपकी स्नेहा मैम है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम होल्डिंग और अमेलगमेशन को स्मूथली निकाल लेंगे। एंड ट्रस्ट में आप लोगों को बाद में रियलाइज होगा कि मैम हमने सोचा भी नहीं था। और जो भी ये बातें कहते हैं होल्डिंग और अमेलगमेशन एक डिफिकल्ट चैप्टर है, उनको कह देना एक बार स्नेहा मैम के लेक्चर्स देखो, उन्होंने होल्डिंग और अमेलगमेशन को बहुत स्मूथ किया है। एंड ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं करी, ट्रस्ट मी ये दोनों चैप्टर्स बहुत ईजिली मैं आपका करवा दूंगी। एंड पुरानी सीनियर्स की जो क्लियर नहीं कर पाए या जिन्होंने क्लियर कर लिया, अगर उन्होंने कोई भी ओपिनियन इन चैप्टर्स के लिए दिया है प्लीज़ उसको साइड कर दीजिए। यू योरसेल्फ आर प्रोफेशनल, टेक योर ओन डिसीजन, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लीजिए। अब कोई चैप्टर किसी और के लिए डिफिकल्ट होगा बट ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा। यस तो हम अमेलगमेशन या होल्डिंग किसी को भी ऑप्शन में छोड़ने वाले नहीं है। आई नो आपको आइडियाज तो बहुत दिए जा रहे होंगे बट हम फॉलो नहीं करेंगे, हम पूरा पढ़ के जाएंगे। यस फिर आता है बेटा उसके बाद तो बहुत ही ईजी है, सिंपल एक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का सम आता ही आता है इसी पार्ट में। इट इज़ मोर ऑफ अ थेरेटिकल एंड उसमें एक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का पार्ट होता है, एक्सट्रीमली ईजी। एंड देन वी हैव सम थ्योरी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एक्सट्रीमली ईजी, हर बार इसकी थ्योरी आती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तो मुझे कुछ डिफिकल्ट दिख ही नहीं रहा है। अगर आप CFR के सब्जेक्ट में देखें, एक होल्डिंग और अमेलगमेशन, चलो आपकी बात मान लेती है,
बिकॉज आप तो कहोगे मैम आपने तो सीए कर लिया, आपके लिए क्या बड़ी बात है। ठीक है, आपकी बात मानते हुए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए, मान भी लो कि ये 2 चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं, होल्डिंग एंड अमालगमेशन, यू हैव रिमेनिंग 4 चैप्टर्स, 8 days, easy, easy मतलब easy peasy. Then you have what? Ma'am, your valuation of shares goodwill, extremely easy. Value added statement, extremely easy. Theory of this government or accounting, NBFC के provision, ये सब तो कुछ है ही नहीं बेटा। तो गाइस फोकस उन डिफिकल्ट चैप्टर्स पे करके इस सब्जेक्ट को मत छोड़ो, फोकस उन चैप्टर्स पे और अच्छे से कर लो जो इजी है, आपको मार्क्स दे सकते हैं। एंड आपके इंस्टीट्यूट की इतनी अच्छी बात है जो आई पर्सनली लाइक, वो हर चैप्टर से क्वेश्चन तो कवर करता ही करता है। तो मान लो अगर आपको कभी ऑप्शन में छोड़ने का मन भी करा, जो मैं इमिडिएटली आपसे पेपर पैटर्न पे डिस्कस करूंगी, छोड़ने का मन भी किया, तब छोड़ देंगे ना। मतलब अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं, योर पेपर CFR इज अ ब्लेंड ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल, एंड अगेन थ्योरी में भी वेरी इजी, प्रैक्टिकल हैज लिटिल मिक्स, लेंथी सम्स एंड सम्स जो फटाफट होते हैं। तो गाइज अपना फोकस फटाफट सम्स पे ज्यादा कर लेंगे, लेंथी सम्स और भी करेंगे, प्रैक्टिस बहुत करेंगे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैम हमें नहीं करना, हमसे नहीं होता। तो गाइज हम हर टाइप के प्रोफेशनल बच्चों को कैटर करते हुए, बिकॉज आई नो प्रोफेशनल बच्चों का मेजर टाइम ऑफिस में चला जाता है, मुझे उनको ध्यान में रखते हुए, उनके लिमिटेड आवर्स पढ़ने के ध्यान में रखते हुए, मुझे अपनी चीज़ें ऐसे डिलीवर करनी है ताकि उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और 10-15 का सम्स की एक चैप्टर में प्रैक्टिस करा देना तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। मैं उस चीज़ों का पूरा ध्यान रखूंगी बेटा, एंड मैं वो सारी चीज़ें कवर अप करवा दूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिकली एज अ प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए। मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए ना बेटा थ्रू माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस थ्रू माय जॉब, लाइक मैंने प्राइस वाटरहाउस कूपर्स में काम किया है, आई हैव वर्क विद ICICI बैंक, आई हैव वर्क विद एमडॉक्स। तो ये सारे कॉर्पोरेट में क्या एक्सपेक्टेड है एक प्रोफेशनल बच्चों से, वो सारे मेरे एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपनी लाइफ में गेन किया था ड्यूरिंग माय कॉर्पोरेट, आई विल पास ऑन व्हाइल टीचिंग दिस सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ, आपके इन्फो के साथ, मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपके डाउट्स के साथ, मेरी क्लैरिटी देने पे और आपके और डाउट पूछने पे, ये सबका कॉम्बिनेशन होगा और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एफर्ट 100% एफर्ट डालने पे ये सब्जेक्ट आपके लिए एक बहुत ईजी सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दिस इज़ एक छोटा सा ग्लांस मैंने दिया कि कैसे कैसे हम चैप्टर्स में आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, हम आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बच्चों 100% कवर करेंगे, आई विल नॉट स्किप। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपके मॉड्यूल में कुछ सॉल्यूशंस तो बहुत गलत है, एंड मैं चाहूँगी कि जब आप बच्चों अपने एज अ प्रोफेशनल वंस यू पास आउट या एज अ प्रोफेशनल, प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट को मेल लिखिए कि कुछ सॉल्यूशंस तो बहुत गलत है, दे नीड टू वर्क ऑन दिस। बट ठीक है, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं आपको जब आंसर दूंगी तो मैं आपको करेक्ट आंसर दूंगी इररिस्पेक्टिव मॉड्यूल में क्या है, ये आपको याद रखना है। बिकॉज बच्चों को जनरली ये मन में आता है कि मैम मॉड्यूल में आंसर कुछ और है, बट आई नो क्या है और मैंने क्या आपको दिया है वो भी मुझे पता है, तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो गाइज मॉड्यूल में पूरा आपका 100% कवर करूंगी। तो गाइज अभी मैं कैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपका ही है और पढ़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैम एग्जैक्टली CFR में कैसे कैसे टॉपिक्स कवर होंगे, और भी अगर आपको डाउट्स है तो आप पूछिए, बट मेक श्योर आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके अपने डाउट्स को पूछिएगा। अब आते हैं बेटा हम इस पार्ट पे। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जो मैंने बोला उसको मैंने पर्सनली यहाँ पर एक एक जगह पे करके भी रखा है कि मैं आपसे इस टाइम पे क्या एक्सपेक्ट करूँगी एंड मैं आपको कैसे डिलीवर करूँगी कंटेंट, प्रैक्टिस, ये सारी बातें। तो गाइज देखेंगे बेटा, सबसे पहले मेरा 4 मोटो है आपके साथ जब मैं आपको CFR पढ़ाऊँगी। मुझे मेक श्योर करना है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँ, बिकॉज कितना भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें
हमारी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, और वहाँ अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई है, फॉर श्योर एग्जाम में फंस जाएंगे। बिकॉज 3 घंटे में दिमाग भी चलाना, लिखना भी, गलतियां ना हो, सब कुछ, प्रेशर भी, उस केस में कॉन्सेप्ट आया हुआ भी रह जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों से कहती हूँ कि इस बार अगर आपने कितने भी क्लियर हो आप अपने कॉन्सेप्ट्स में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कमी रह गई तो फंस जाएंगे। और आपको पता है क्या बेटा, हम सब फैकल्टी जो सीएमए फाइनल में पढ़ाते हैं, चाहे वो सतीश सर हो, विजय सर हो, प्रणय हो, मैं हूँ, हम सब ने डिसाइड किया है कि दिसंबर अटेम्प्ट में जो भी बच्चों का दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर है, उनका पढ़ के तो हो गया है बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाए या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता है, उन सब के लिए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज ला रखा है। अगर आपको इसके बारे में कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल एकत्वम फॉर सीएमए पे जाइए, आपको वहाँ पर वीडियोस दिख जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड उसके अलावा भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको लग रहा है यू नॉट एबल टू गेट एग्जैक्टली कहाँ है, तो आप प्लीज़ हमारे सेल्स ऑफिस को कॉल करिए या ऑफिस में कॉल करिए, वो लोग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उनके डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, कमिंग बैक, हमारा अप्रोच कॉन्सेप्ट्स पे है, क्वेश्चंस पे है, और उस क्वेश्चंस को मैं क्लास में तो कराऊंगी और एक्स्ट्रा जो हम कर रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए वो मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बच्चा भूल जाते हैं, एंड ये आपके साथ नहीं है, हम सबके साथ है। कोई भी बेटा, पढ़ाई का नाम ही यही है बेटा, हम ह्यूमन ब्रेन है, इस ब्रेन में कितनी सारी चीजें रिटेन करनी है, उसमें CFR भी रिटेन करना है, DT के भी प्रोविजन, IDT के भी प्रोविजन, लॉ के भी प्रोविजन, इतने सारे प्रोविजन हमें प्रैक्टिस भी करना है, हमें याद भी करना है। बच्चे पढ़ते तो सारे हैं, प्रॉब्लम रिटेंशन में आती है, और इस रिटेंशन को मैंने एक शॉर्टकट में आपके लिए कर रखा है। मेरी हर क्लास स्टार्ट होने से पहले जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स में आपको रिवाइज कराऊंगी। अगर जब हमारा चैप्टर एंड होने पे आएगा तब भी एंड में आई विल मेक श्योर कि मैं 15-20 मिनट लगा के पूरे चैप्टर को वापस रिवाइज करके आपको बाय बोलूंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट एंड दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा एफर्ट आई एम गोना पुट फ्रॉम माई सेल्फ। मेरी तरफ से ये बहुत एफर्ट रहेगा आपके लिए, ताकि आपकी जितने भी ये जो प्रॉब्लम अटेंशन की है ना वो क्लियर कर दो। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, सिर्फ रट के मत करना। और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ क्लास में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करूंगी, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा मैं बोल क्या रही हूँ। प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है कि बच्चों को यही नहीं समझ आता है कि बुक में लिखा क्या है। लैंग्वेज ऑब्वियसली वैसी ही होती है ना बेटा, इंस्टीट्यूट है ना भाई, पता होना चाहिए ना कि वो CMA का इंस्टीट्यूट है। इतनी इजी लैंग्वेज होगी तो कोई भी बच्चा पढ़ लेगा ना। आई विल मेक श्योर कि आपको वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आए, ताकि आपको एग्जाम में ये कॉन्फिडेंस रहे कि आपको सब दिमाग में है, आप कुछ भूले नहीं। पेपर खराब इसीलिए जाता है बिकॉज दिल के किसी कोने में, दिमाग में ये चलता रहता है, मैं भूल गया तो मैम हमें कुछ याद ही नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। बेटा इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज वही चीज़ आपके सबसे ज़्यादा मोरल को डाउन करती है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा फोकस आपके रिटेंशन पे बहुत ज़्यादा रहेगा। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग तो हर टीचर कराएगा बेटा, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हर टीचर कराएगा। यू नीड समथिंग स्पेशल एंड दैट इज हाउ टू मेक यू रिटेन दोज कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोविजंस। दिस इज व्हाट आई विल मेक श्योर कि मैं आप तक ही पहुंचाऊं, और उसके लिए हम कोई रॉकेट या कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं डालना है। हर रेगुलर वीडियो में, रोज के वीडियो में आई विल मेक श्योर विल रिवाइज दिस। चलो मैम, हमें कैसे डाउट्स, आपको अगर हमें अप्रोच करना है हम डाउट्स कैसे पूछेंगे? अगर आपको कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम ID एकत्वम CMA के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी डाउट्स पूछ सकते हैं। वहाँ पर नहीं है तो मैं आपको एक मेल ID शेयर करूँगी अगले स्लाइड पे, जहाँ पर पर्सनली हम बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारे YouTube चैनल का पता ही है, पेज है, वीडियोज़ है, आते रहते हैं, वहाँ पर भी अगर आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जैसे ही उस मैसेज को पढ़ेंगे आई विल मेक श्योर कि हम आपको रिवर्ट करें। बट ऐसा नहीं है प्रोफेशनल बच्चों कि आपके डाउट्स अनआंसर्ड रहेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड स्पेशली जो प्रोफेशनल बच्चे हैं हु आर द फ्यूचर CMAs ऑफ इंडिया, प्लीज़ उनका तो एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज जब अपना फ्यूचर एजुकेटेड क्राउड क्लियर रहेगा अपने माइंडसेट से, तभी तो इंडिया ग्रो करेगा। यस बच्चों, तो आप जितने इंटेलिजेंट होंगे आप उतना अच्छे से काम करेंगे, और आप जितने अच्छे से काम करेंगे
कंपनीज के लिए कंपनी उतना ग्रो करती है, अल्टीमेटली एवरीवन ग्रोज। यस, चलो अब गाइस मैं आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करती हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से आपके लिए है। जब भी आप पढ़ेंगे मेक श्योर करेंगे आपको ये पता होना चाहिए आप सीएमए क्यों कर रहे हैं। यू शुड नो व्हाट मोटिवेटेड यू, यू शुड नो क्या मोटिवेशन है आपके मन में सब्जेक्ट के प्रति, इस प्रोफेशन के लिए आप क्यों करना चाहते हैं। जस्ट फॉर द सेक नहीं करेंगे। एंड जब आप बहुत क्लियर रहेंगे कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सीएमए क्यों करना है, वो मोटिवेशन आप अपने नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिखेंगे। हर दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले वो मोटिवेशन पढ़ना, सिर्फ मेरे लिए पढ़ना, चाहे वो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, अपनी बहन की शादी के लिए कर रहे हो, या आपको लग रहा है आपको अपनी मम्मी को एक नया घर देना है, आपके फादर के बिजनेस को अगर वो नहीं चल रहा है तो उसको ग्रो करना है, उसमें कैपिटल डालना है। आई नो हर बच्चों की अपनी अपनी एक माइंड है और हर एक बच्चों की एक अपनी अपनी प्रॉब्लम है। किसी को अपने लिए पढ़ना है, उन लड़कियों को उनके लिए पढ़ना है जो उनको कहते थे कि आप पढ़ने के लिए नहीं बने, आप सिर्फ घर के काम के लिए बने। आई नो जो भी रीज़न है उस मोटिवेशन को अपने पेज के फर्स्ट, अपने बुक के फर्स्ट पेज पे सीएफआर में लिखेंगे ताकि रोज मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले वो आप पढ़ेंगे। चलो आज सिंस ये प्रैक्टिकल पेपर है मैंने वापस कह रही हूँ राइटिंग प्रैक्टिस पे आपका ध्यान देना है, तो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये प्रॉमिस आपको करना है क्लास के अलावा, मतलब जितनी देर मेरे क्लास की वीडियोस आप सुनते हो 2 आवर्स, कभी कोई वीडियो 2.5 आवर्स का भी हो सकता है, क्लास के अलावा एक्स्ट्रा 40 मिनट्स आप रोज पढ़ेंगे। कभी 40 मिनट्स का 1 आवर भी जा सकता है अगर मैंने ज़्यादा होमवर्क दिया है। डू नॉट स्टिक टू दैट 40 मिनट्स, बट मेरा कहने का मतलब है जो मैंने जिस दिन पढ़ाया उसी दिन रिवाइज कर लो, बस इतना सा मेरे लिए करना। एंड आई नो प्रोफेशनल के बच्चे आप बहुत सीरियस हो एंड आप अगर इतना सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो एग्जाम के समय आपको एफर्ट कम डालना पड़ेगा और तब आप प्रैक्टिकल पेपर्स पे ध्यान दे सकते हो। जितना फास्ट थेरेटिकल पेपर्स पे, तो जितना जल्दी आप अपने प्रैक्टिकल पेपर्स को ख़त्म कर लेते हो, उसको कंटिन्यूस में रिवीजन में रखते हो और साइमल्टेनियसली जब एग्जाम सब पास आते हैं अपने थेरेटिकल पेपर लाइक लॉ, डीटी, आईडीटी थोड़े से स्टार्ट कर लो ताकि आप सॉल्विंग में जो टाइम जाता है उसके प्रेशर से आप फ्री हो जाते हो और रेगुलर रिविजन से सीएफआर आपके कंट्रोल में रहेगा। यस, और सीएफआर एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो ऐसे नहीं भूल जाते, एक झटके में आप नहीं भूल जाओगे, उसको 60 to 70% बच्चों को रिटेन रहता है। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस डेली फॉर मिनिमम 40 मिनट्स, मैक्सिमम तो आप जितना दे दो। जब भी पढ़ेंगे पॉजिटिव माइंडसेट, ये मैं हमेशा कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं हर बच्चे से कहती हूँ कोई भी बच्चा हो किसी भी स्ट्रीम का, मतलब इट्स नॉट अबाउट स्ट्रीम या ओनली प्रोफेशनल स्टूडेंट, एनीवन डूइंग एनीथिंग, चाहे वो रेस में दौड़ने क्यों नहीं जा रहा है, चाहे आप कुकिंग ही क्यों नहीं कर रहे हो एज अ गर्ल, यू नो वॉट एवर यू डू विथ डिटर्मिनेशन, और कोई लाइट डिटर्मिनेशन नहीं, एकदम हाई अफॉर्मेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ कि बहुत अच्छा खाना बनाना है, हमें इस बार फर्स्ट आना है दौड़ने में। वही प्रोफेशनल बच्चों आपका डिटर्मिनेशन भी बहुत हाई रहना चाहिए पढ़ते वक्त कि हमें सीएमए एक बार में फाइनल क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि जाने दो कर लेंगे, नो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने डिसिप्लिन रखी और उसके लिए कुछ नहीं करना है, अपना 100% देना है, अपने टाइम टेबल को स्टिक करना है। मैं अपने वीडियो में प्रोफेशनल बच्चों के लिए कैसे टाइम टेबल बनाऊँ वो भी हेल्प करूँगी, बिकॉज आई नो आपके ऑफिस आवर्स हैं, फिर रात को आते थक जाते हैं, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, आई नो यू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स। मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा टाइम टेबल भी दूंगी आपको, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फाइनल अप्रोच करना बहुत आसान हो जाएगा। बट उसके लिए सिर्फ एक चीज़ आपसे मुझको चाहिए, वो है डिसिप्लिन। अगर आपने अपनी लाइफ की 1.5-2 साल, बस ये वाला जो टाइम है उसमें आपने सिर्फ फाइनल को दे दिया, उसके बाद ट्रस्ट मी आपको फाइनल से बहुत कुछ मिलेगा, सीएमए आपको बहुत कुछ देगा। बस आपको अपनी लाइफ के बस अगले 1.5-2 साल देने हैं बेटा। एंड देन मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो बस 6 महीने देने हैं बेटा, वो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, इट्स 4 to 5 मंथ्स। अगर आपने ये टाइम अपना ज़िंदगी का पूरा पूरा पढ़ाई में लगा दिया तो आपको अगले 40 साल बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे। वो आप पे आप क्या चाहते हो, या तो अभी के 4 महीने एफर्ट डाल लो और या तो बाद के 40 साल को प्रॉब्लम में डाल दो। द डिसीजन इज़ योर्स। एंड मुझे पता है अगर मेरा बच्चा इस वीडियो को सुन रहा है तो वो डिसिप्लिन में है और वो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक सुनेगा, बिकॉज उसको पता है कि यहाँ का टेक अवे, इस वीडियो का टेक अवे उनको बहुत हेल्प करने वाला है।
ये तो मैं हर बार कहती हूँ बेटा, टेंशन मत लो, तुम कर लोगे, इसका भरोसा अपने ऊपर रखो। तुम अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रखते तो मैं आप पे कैसे भरोसा करूँ? तो मेक श्योर आप कर लोगे। देखो बेटा, सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया, बट मैंने उसको फिर से यहाँ समराइज किया। टोटल 12 इंड एयर्स, एंड कुछ इंड एयर्स आ सकते हैं इंडिविजुअल चैप्टर वाइज, मे बी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, होल्डिंग में, अमालगमेशन में, एंड कुड बी विद द वैल्यूएशंस में। एंड वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दी है, जो मैंने आपको भी थ्योरेटिकली बताई थी आपके मॉड्यूल को दिखा के। अब मैं डिस्कस करूंगी पेपर पैटर्न। अभी जो मैंने पेपर पैटर्न लिखा है उसको बस देख लीजिए। अभी जो मैंने पेपर पैटर्न लिखा है बस उसको देखो। क्या सारे बच्चों ने इस पेपर पैटर्न भी एक बार नजर मार लिया? इतना कुछ नहीं है, मैं आपको पेपर दिखाऊंगी भी। मैंने सारे पेपर्स डाउनलोड कर लिए लास्ट 4 to 5 अटेम्प्ट के। मैं हर पेपर को आपको खोल के दिखाऊंगी। आई ओपन इट एंड आई शो यू जो मैं बोल रही हूँ वो परफेक्टली सही है। देखो, आपका इफेक्टिवली, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, आपके टोटल मार्क्स जो क्वेश्चन में होते हैं 128 मार्क्स का पेपर होता है टोटल। बट आपको 128 थोड़े लिखना है बच्चों, प्रोफेशनल बच्चों, आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब यू हैव द राइट टू स्किप 28 मार्क्स का पेपर। 28 मार्क्स का पेपर आप आराम से स्किप कर सकते हैं। स्किप मतलब ऑब्वियसली ऑप्शनल है, छोड़ना ही छोड़ना है। बच्चे कहते मैम हमारे पास तो दिमाग अभी चलने लगा, होल्डिंग छोड़ देंगे, अमालगमेशन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। गाइस, हम छोड़ने की बात, कोई भी चैप्टर छोड़ने की बात तो मैं करती नहीं, और मैं चाहती हूँ आप भी नहीं करो, ठीक है? मतलब पढ़ के पूरा जाएंगे, एग्जाम में उस ऑप्शन को यूटिलाइज करना, बिकॉज वो हमारा हक है, उसको यूज करेंगे। और उस समय 2 ऐसे क्वेश्चन छोड़ेंगे जो हमें कंपेटिवली बाकी क्वेश्चन के सामने कम आ रहा हो, ठीक है? अब बेटा, आपके पास 128 मार्क्स में 100 मार्क्स से सॉल्व करना है, तो बेसिकली 28 मार्क्स का क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। मतलब 2 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज ईच क्वेश्चन इज ऑफ 14 मार्क्स। सेक्शन ए तो हर सब्जेक्ट का कॉमन पैटर्न है, इंटर में भी है, इज एमसीक्यू बेस्ड, 30 मार्क्स कंपल्सरी। आप देख रहे हो बेटा, ये 30 मार्क्स ना आसान लग रहा है ना? ऑब्वियसली। कितने बच्चों को? प्रोफेशनल बच्चा बोलता है नहीं मैम, ये इंटर के बच्चों को बोला करो, हमको मत बोलना, हम इंटर दे के आए हैं। सबसे ज़्यादा फंसे इधर ही थे, सारे ऑप्शन ही सही लग रहे थे। हम जो टिक कर रहे थे वही हमें ठीक लग रहा था, उसके नीचे वाला भी ठीक लग रहा था, उसके ऊपर वाला भी ठीक लग रहा था। वहाँ तुम बहुत फंस रहे थे मैम। और तब रियलाइज़ हुआ कि 30 मार्क्स हुए तो काउंटिंग मत करो, उसको कर दो साइड। बच्चे वो 70 मार्क्स, उस पर देखो कितना आएगा। गाइस, कैसी बातें कर रहे हैं? ये 30 मार्क्स भी आपका बहुत आसानी से आएगा, आपसे मुझ पर भरोसा रखो। आपने अगर कॉन्सेप्ट्स ठीक से पढ़े हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल सम्स में थोड़ा स्मार्टली अगर ऑप्ट किए छोटे छोटे, ये डिफिकल्ट नहीं जाता। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है, आपने सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके आपको क्वेश्चंस क्या हो गए, याद हो गए थे, सॉल्यूशंस याद हो गए थे, कॉन्सेप्ट्स नहीं आए, तो 100% ये 30 मार्क्स का एमसीक्यू डिफिकल्ट है। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में अगर आपको स्कोर करना है, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो मैं करवा दूंगी। तो ये 30 मार्क्स ऑन एन एवरेज दिखता ईजी है, होता भी ईजी है, बट उसका होना ईजी तभी पॉसिबल है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है? रिमेनिंग 70 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके पास 7 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं, 7 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं। मतलब बेसिकली टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है। रिमेनिंग 7 क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स का। यस, अब वो 14 मार्क्स इंस्टीट्यूट कहीं से भी पूछ सकता है, बट मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 जनरली इन डेज पे बेस्ड होता है, मैं दिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल पे बेस्ड होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो अमालगमेशन को लेते हैं और एनबीएफसी को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बिजनेस कॉम्बिनेशन बोले तो होल्डिंग कंपनी को लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में भी वो कंसोलिडेटेड। मतलब बेसिकली यहाँ पर 5 और 4, 5, 6 उसमें वो बेसिकली वो बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, होल्डिंग कंपनी के बारे में, कंसोलिडेशन के बारे में। तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का होगा या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, होल्डिंग का या अमालगमेशन का, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इधर उधर से ये 2 चैप्टर से पिक हो जाता है। इसलिए आपको क्या समझ आया कि ये चैप्टर छोड़ने का नहीं। अगर आप छोड़ोगे, इंस्टीट्यूट ने भी स्मार्ट गेम प्ले किया है, वो इन 2 चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। तो मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 छोड़ भी दिया,
4 में तो उसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, 4 में तो उसका अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑल्सो नोज कि बच्चा क्या कर सकता है प्रोफेशनल का, स्मार्ट बच्चे होते हैं। जो उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं आप ये पढ़ो, तो हम उस अमेलगमेशन से और होल्डिंग से विल ट्राई टू क्रिएट 3 क्वेश्चन सो दैट बच्चा फंस जाए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पर वैल्यू एडेड एंड थ्योरेटिकल पार्ट आता है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में भी थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कभी वो एक छोटा क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप देख रहे हो इंस्टीट्यूट नोज इट कि अमेलगमेशन एंड होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और बच्चा यहाँ क्या कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, और हर क्वेश्चन के सब पार्ट में छोटा सा क्वेश्चन 4 मार्क्स का डलवा देते, कभी 7 मार्क्स का डाल देते, कभी वो क्वेश्चन हर सब क्वेश्चंस में दे देते, 4 में भी दे देंगे, 5 में भी दे देंगे, 6 में भी दे देंगे। छोड़ेगा तो बच्चा 2 ही छोड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, होल्डिंग का एंड अमेलगमेशन का चैप्टर स्किप नहीं करना। चलो ये सारी बातें जो भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, जो भी मैंने आपको बोला, अब मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन पैटर्न। लास्ट 4 सालों का क्वेश्चन डाउनलोड कर रखा है मैंने, MTPs भी डाउनलोड किए, बट फिर भी मैं आपको हर साल के क्वेश्चंस में दिखाती हूँ। चलो स्क्रीन में दिख रहा है क्या बेटा क्वेश्चन पेपर क्लियर है क्या? ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, तो अगर प्रिंट थोड़ा सा भी इसका लुक ऐसा हेजी है तो वो डाउनलोड मैंने वहीं से किया। तो गाइज देखो ये जून 24 अटेम्प्ट का है, दिख रहा है कि आप पिछले साल का ही। अगर आप रीड करेंगे द फिगर्स इन द मार्जिन ऑफ द राइट साइड इंडिकेट फुल मार्क्स वेन एवर कैंडिडेट ऑल वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी फॉर 30 मार्क्स एंड इट इज ऑल MCQ। MCQ का पता है क्यों इंस्टीट्यूट ने MCQ डाला? कोई बच्चा बताएगा MCQ का रीजन? मैम ऑब्वियसली वो चाहते हैं हम 100% पढ़ के आए, तो इस MCQ में तो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ ऑप्शनल पढ़ाई। छोट छोट के पढ़ने का स्कोप ही निकाल दिया इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए। कोई बात नहीं बेटा, बट ट्रस्ट मी ये लोग जनरली इन डेज की कॉम्बिनेशन से ही ये जनरली सब कवर करते हैं, है ना, मैं आपको करवा दूंगी। चलो जब आपका ये MCQ पार्ट हो जाएगा, देखो ना MCQ में प्रैक्टिकल भी डालते, थ्योरेटिकल भी डालते, 2-2 मार्क्स के लिए देखो ना बच्चों कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं बच्चों से कहती हूँ नो शॉर्टकट, डू नॉट अप्लाई शॉर्टकट। चलो अब आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। हर क्वेश्चन में देयर इज अ 14 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन 2 को देखोगे, ऑब्वियसली आपको पता नहीं है किस चैप्टर से, बट मैंने विजुलाइज करके आपको बता दिया है ये इंड एएस का है। क्वेश्चन नंबर 2 का A 7 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का B अगेन इंड एएस से रिलेटेड है, करेक्ट। देन फेयर वैल्यू का क्वेश्चन मांग लिया 3 का A 7 मार्क्स का। देन गुडविल का क्वेश्चन मांग लिया 7 मार्क्स का। देन अगर आप ध्यान से देखेंगे फिर से हमें बैलेंस शीट दे दी है, समराइज बैलेंस शीट, और उसमें वो हमसे अमालगमेशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? देयर हैज बीन अ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सब मांग लिया है 7 मार्क्स के लिए, करेक्ट। फिर इक्विटी मेथड इंड एएस 28 से बातें कर रहा है, डिफरेंस इन OCI अगर आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू का भी क्वेश्चन आ गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे दे आस्क ऑलमोस्ट दे कवर ऑल द चैप्टर्स। फिर से H लिमिटेड, S लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी, फॉर श्योर कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द ग्रुप, यस। देन वी हैव सौरभ लिमिटेड, EVA का क्वेश्चन, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है बेटा, मार्क्स स्कोरिंग है। एंड देन दे हैव आस्क्ड सम थ्योरी ऑफ 7 मार्क्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्योरेटिकल है। फिर वो मांग रहे हैं पैक्ट पे, थ्योरेटिकल है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, थ्योरेटिकल है। एंड उसके साथ अगर आप देखेंगे एक इंड एएस का क्वेश्चन डाल दिया है इंस्टेड ऑफ कंसोलिडेशन। तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि कंसोलिडेशन डालते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि लास्ट में भी जहाँ थ्योरी रहती है ना, तो उस 14 मार्क्स को वो ऐसे ब्रेक करते हैं कि वो 10 मार्क्स का थ्योरी पूछते और वो 4-5 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछते। तो गाइज ये था, मैंने आपको जून 24 का पेपर दिखाया। मैं अगर आपको 1 सेकेंड स्क्रीन दिखिए बेटा, यस, मैं आपको अगर दिसंबर 24 का भी पेपर दिखाऊंगी, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 30 मार्क्स, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। देन 7 में 5 सेम तरीका, ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स, 7 या डिपेंड करता है। अगेन इंड एएस का हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 तो इंड एएस पे बेस्ड होता है, ये मुझे दिख गया और मुझे एकदम फॉर श्योर लगता है ये ऐसा ही होगा।
3A अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग एम्प्लॉयज, इस सब का क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इस सब का क्वेश्चन है. देन वी हैव बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, एवरेज प्रॉफिट, इक्विटी शेयर, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर का क्वेश्चन है, एनबीएफसी का प्रोविजन का क्वेश्चन है. देखो ना बेटा, ये तो कितने स्कोरिंग क्वेश्चंस है. एनआर लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, ये स्कीम ऑफ रिकॉग्निशंस बाय द सैंक्शन बाय द कोर्ट, इसका मतलब दे हैव बीन सम रिकंस्ट्रक्शन, उसका एक क्वेश्चन है. अगेन दो कंपनी की बैलेंस शीट, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है. अब आफ्टर ये वाला अमालगमेशन का क्वेश्चन था. पी क्यू आर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसका मतलब वी हैव होल्डिंग कंपनी. देन अगेन माही, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ओ माय गॉड, अगेन थियरी. CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इस पर तो एक 7 मार्क्स की थ्योरी हर साल आती है. लास्ट वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स की दो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल. अब ये प्रैक्टिकल कंपनी ने इस क्वेश्चन पे होल्डिंग का डाल दिया, बाकी जो थ्योरी अपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, कंसोलिडेटेड से रिलेटेड डाल दिया. मतलब वी आर टॉकिंग मोर अबाउट थ्योरी. तो अगर आप टेंटिवली देखेंगे तो हमारे पास 17 मार्क्स की थ्योरी होती है. उसमें से इंडेस की भी थ्योरी हो सकती है, पीछे के वो गवर्नमेंट वाले चैप्टर की भी थ्योरी हो सकती है. उसके अलावा कहीं और से भी इंस्टीट्यूट किसी भी चैप्टर से थ्योरी पूछ सकता है. मैक्सिमम यू आर वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल्स. तो गाइज आप प्लीज़ 100% पढ़ के चाहिए. इतने से तो चैप्टर्स है बेटा, हार्डली यू हैव, अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे 7 से 8 चैप्टर्स. देयर इज नो ऑप्शन फॉर स्किपिंग एनीथिंग. एंड प्रोफेशनल वाले बच्चे, आप सेलेक्टिव स्टडी मत करिए, आप स्मार्ट स्टडी करिए. उसके लिए बी विथ मी एंड आई टेल यू हाउ टू डू इट. तो गाइज ये था आपके बहुत सारे 2 सालों का. आप चाहो तो मेरे पास और भी सालों का पेपर है, आई कैन शो यू, बट इट डजंट मेक एनी सेंस. सेम चीज़ें बार बार आई विल बी टेलिंग यू. तो मेक श्योर नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द पेपर, कैसे हम क्या क्या पेपर में आता है और कैसे आता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. सारे इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा मैम, अब थोड़ा सा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ. हमें आपका अगर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट लेना है तो कैसे लेंगे. फर्स्टली बच्चों, थैंक यू, आप मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट लेना चाहते हो. और ये मैं भरोसा दिला सकती हूँ कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगी. कुछ भी डाउट हुआ तो मैं आपका क्लियर करूँगी. इन केस एनी वेयर यू आर गेट स्ट्रक, आई एम देयर विथ यू. तो उसके लिए आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर यू, बिकॉज आपने मेरा प्रोडक्ट खरीद के पढ़ा है. बट आई नीड टू टेल यू कि आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल कैसे होंगे. यस, देखेंगे बेटा, अगर आपको CMA फाइनल के इस सब्जेक्ट का CFR की रिकॉर्डिंग चाहिए तो फर्स्ट थिंग ये एक फ्रेश रिकॉर्डिंग है. तो कुछ भी पुराना रिकॉर्डिंग आपको दिया नहीं जाएगा. हर बैच की एक फ्रेश रिकॉर्डिंग है. तो ये वाला दिसंबर 25 एंड जून 26 के बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है. नीचे दिए गए जितने भी कॉन्टैक्ट्स नंबर है ना बेटा, ये हमारे सेल्स सपोर्ट टीम का है. बहुत अच्छा काम करते हैं बेटा, दे आर रियली वर्किंग हार्ड. उनसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगिए, चाहे आपको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग. बट वो आपके सारे डाउट्स को एट फर्स्ट हैंड ही क्लियर करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज उनका वो उनको पता है कि जब एक बच्चा कुछ फ़ोन कर रहा है तो वो कितनी सारी चीज़ों से चलता है. और एक प्रोफेशनल वाले बच्चों की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बढ़ जाती है. तो सेल्स सपोर्ट टीम आपको डिटेल में सारी चीज़ें गाइड करेगा. इन केस आपको लगता है कि नहीं मैम वी वांट टू गेट इन टच विथ यू, तो वो टीम आपका फ़ोन मुझ तक भी ट्रांसफ़र करेगी एंड यू कैन टॉक इवन विथ मी. डू नॉट वरी अबाउट दैट. वी आर अवेलेबल ऑन कॉल्स, बट वो कॉल्स टेक्निकल सपोर्ट टीम, सेल्स सपोर्ट टीम हमें प्रोवाइड करती है एंड फिर हम आपसे बात करते हैं. आपकी बुक्स कैसे पहुंचेगी, आपको टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिलेगा, बिकॉज लेक्चर्स आपको गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू मिलता है. एंड गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू आई नो प्रोफेशनल बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर भी अगर आती है तो ये टेक्निकल सपोर्ट टीम का नंबर है जो आपको हेल्प करेगी. एंड यही टीम हमारे बुक सपोर्ट का भी नंबर है कि आप चेक कर सकते हो आपकी बुक निकली या नहीं निकली. आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी बुक के रिलेटेड तो ये आपको बता देगी. मैम हम लेक्चर्स अगर गूगल ड्राइव पे लेते हैं, ऑब्वियसली सारे प्रोफेशनल वाले बच्चों को दे टेक गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव ओनली बिकॉज यू आर बिजी इन योर ऑफिस. आप अपने टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ते हैं. दैट इज़ द रीज़न हम फाइनल प्रोफेशनल वाले बच्चों को गूगल ड्राइव ही ऑप्ट करने को कहते हैं. याद रखना, वैलिडिटी आपकी अनलिमिटेड रहेगी बट व्यूज़ आपके 2 ही रहेंगे. तो मेक श्योर आप अपने लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे बिकॉज आपके पास 2 ही व्यूज़ है एंड लेक्चर्स आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे. बुक्स
आपको 2 रेगुलर बुक्स मिलेगी, 2 क्वेश्चन बैंक मिलेगा एंड MCQ का PDF हम आपको शेयर कर देंगे। आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड वंस यू आर डन विद द प्रैक्टिस हम कुछ दिनों बाद उसका सॉल्यूशन भी भेजेंगे। सेल्फ असेसमेंट कर लेना बेटा, बिकॉज सेल्फ असेसमेंट से अच्छा कोई असेसमेंट होता नहीं है बेटा। मुझे ये फर्म बिलीव है कोई आपको जज या एसेस नहीं कर सकता। इट इज़ यू एंड योर सेल्फ जिसको पता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी शिद्दत से मेहनत की है। कोई और आपको क्या जज करेगा? अगर आपने आपका 100% एफर्ट दिया है तो आपका रिजल्ट भी आपके फेवर में रहेगा एंड आपको इस बात से 100% श्योर रहते हो कि आपने कितना एफर्ट डाला है। तो इसीलिए आई वी बिलीव कि हम अगर आपके टेस्ट भी लेंगे, हम आपके MCQ का भी टेस्ट लेंगे, हमेशा हम आपको सेल्फ असेसमेंट करने को बोलेंगे। यू योरसेल्फ शुड नो कि आपने क्या गलती की है और उस गलती को कैसे ठीक करना है, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। फिर भी अगर वो कॉन्सेप्ट में डाउट रहे, गेट बैक टू अस, गेट इन टच विद अस, विल क्लियर योर डाउट्स। चलो, कवरेज में मैंने फिर से कह रही हूँ बेटा, हम इंटायर मॉड्यूल कवर करेंगे। MTPs, RTPs, जितने भी पास्ट ईयर की क्वेश्चंस है, ऑडियो रिविजन तो मैंने आपको बोल ही दिया कि मैं बीच बीच में डालती रहूँगी। हर कॉन्सेप्ट के पहले, हर नए कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको रिवाइज करवाते रहेंगे सो दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर। एंड टेस्ट पेपर भी देंगे, बट टेस्ट पेपर हैज़ टू बी सेल्फ इवैल्यूएशन। टेस्ट पेपर हैज़ टू बी सेल्फ इवैल्यूएशन। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो देखो बेटा, मैंने अपनी मेल आई डी दे दी है, asknehamam@gmail.com। यहाँ पर आप अपने कोर्स की डिटेल, आपकी ID, आपका अटेम्प्ट, बुक की डिटेल, कौन से पेज नंबर से डाउट है वो प्लीज़ अच्छे से लिख के भेजिएगा सो दैट हम आपके डाउट को ईजिली क्लियर कर पाएंगे। जब आप लिखते हो वो आप ही को नहीं समझेगा तो मुझे कैसे समझेगा? गाइज, ये थी कुछ CFR से रिलेटेड बातें। CFR एज अ सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे, कितने लेक्चर्स एंड ऑल दैट, एंड कौन सी टीम, कहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, ये सारी बातें मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी है। अब सब्सिक्वेंटली आई विल बी शेयरिंग यू विद द डेमोज, एंड डेमोज में आई विल बी स्टार्टिंग विद इंड AS। और इंड AS में मैं आपको कह देती हूँ बेटा, मैं कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो करूँगी जो आपके मॉड्यूल में है, ये मैंने पहले भी कहा था। आई विल बी टीचिंग यू एज एंड व्हेन विच इंड AS आई रिक्वायर कि आप तक पहुँचना चाहिए, करेक्ट। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका दिसंबर में अटेम्प्ट है, हम एवरी डे रात को 8 बजे ईच डे, एक दिन लॉ, एक दिन SFM, एक दिन CFR का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट किया है। तो मेक श्योर आपकी कोई भी फ्रेंड्स अगर वो सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं या उस वीडियोस को देखना चाहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को उसको पास करिए ताकि बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन को एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं। एंड उसकी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं ताकि अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे बिना कॉन्सेप्ट्स पढ़े। बिकॉज अगर किसी ने क्लास लगाया होगा तो उसका क्लास लगा के खत्म हो चुका होगा, अब उनको टाइम नहीं मिल रहा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, उतने भी बेस्ट क्वेश्चन कर लिए ना बेटा, तो हम उसके साथ के रिलेटेड कॉन्सेप्ट वहीं पर फटाफट सम्स के थ्रू रिवाइज करा देंगे। तो दिस इज what I have to tell about my subject, corporate financial reporting, to all my CMA professionals। and इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपका है बेटा, प्लीज़ वहाँ डाउट लिखिए। कोई भी अगर चीज़ें पूछनी है, कोई भी बात पूछनी है, वहाँ पर प्लीज़ लिखिए, हम इमीडिएटली आपको रिप्लाई करेंगे। एंड हम तक पहुँचने के लिए, हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल में सारे वीडियोस, सारे लिंक्स अपडेट होते रहते हैं, नोट्स भी डालते रहते हैं हम, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एट वन प्लेस यू विल गेट योर एंटायर CMA फाइनल। चलो बच्चों, all the professional, now your mentor, your accounts faculty will be signing off and we'll meet for the next video based on Ind AS। चलो बच्चों, अलविदा।